तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक 6 साल के बच्चे ने अपना पूरा साम्राज्य बनाया। तो आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के मोनोलॉग से, जहाँ वो खुद से बात करता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ये मेरी माँ है क्या, पर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी माँ तो, पर मैं अपने शरीर को हिला के नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है, और ये मेरा स्टेटस है क्या, मैं वापस लेवल 1 पर जा चुका हूँ और मेरा नाम अभी तक कोई डेजिग्नेटेड नहीं है। और उस स्टेटस बार में उसकी सारी एबिलिटी जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह सब अभी F लेवल पर हैं। ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है, ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो वापस से लेवल 1 पर आ गया है। फिर हम उसकी मॉम के साथ उसके फादर को देखते हैं और उसका फादर एक पूरे किंगडम का राजा होता है। पर तुम मॉम एंड डैड की एज गैप देख रहे हो, जाने दो। फिर वो राजा अपने बच्चे को देख करके बोलता है कितना प्यारा चेहरा है, इसके बाल तो बिल्कुल तुम पर गए हैं। फिर पीछे से वो बोलती है कि इसका मुंह बिल्कुल आप पर गया है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को भी लगता है कि ये बेटा सच में कोई राजा ही है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा चेहरा देखते हैं। और फिर राजा अपने एक जादुई पुजारी को बुलाता है और बोलता है इस बच्चे की एबिलिटी चेक करो कि ये कितना पावरफुल है और इसको शुरुआत में क्या क्या स्किल्स मिली हैं। फिर वो जादुई पुजारी कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे नोआ का स्टेटस सबको दिखने लगता है, जिसमें कि वाटर एबिलिटी को डबल S रैंक मिला होता है। और ये देख करके सब खुश हो जाते हैं और पुजारी बोलता है इसे काफी बेहतरीन पावर्स मिली हैं, और राजा भी बहुत खुश होता है। देन कट टू द सीन, 6 साल बाद हम देखते हैं कि नोआ 6 साल का हो चुका है। उसके आसपास कई सारे मेट्स हैं जो कि उसका कपड़ा बदल रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। और जब नोआ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो एक मेड बोलती है कि नोआ महाराज, आपके 2 भाई आपसे मिलने आए हैं। फिर नोआ फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है, अपने दोनों भाइयों से मिलने जाता है, जहाँ वो देखते हैं उसके दोनों भाई चाय पी रहे होते हैं, जिसमें से हम उसके बड़े भाई क्राउन प्रिंस जो कि अगला राजा बनने वाला है, उसकी उम्र 29 साल और नाम एल्बर्ट अरारत, फिर उसका दूसरा भाई हेनरी अरारत। और वहाँ पे वो दोनों भाई नोआ से इसलिए मिलने आते हैं क्योंकि जो उनका बड़ा भाई है वो नोआ को एक गिफ्ट देना चाहता था, एक स्वॉर्ड जो कि काफी पावरफुल स्वॉर्ड है, और वो सिर्फ वाटर टाइप यूजर के लिए ही है। और स्वॉर्ड हमने देखा था कि नोआ एक वाटर टाइप यूजर ही है, और वो भी डबल S रैंक का। तो जैसे एक बंदा उस तलवार को रहा होता है तो उसकी फटी पड़ी रहती है, काफी घबराया रहता है, और फिर वो डर के मारे वो डब्बा नीचे रखता है। इसमें हम तलवार को देखते हैं, लेकिन नोआ को एक ग्लिम्स मिलता है तलवार देखने के बाद कि काफी सारे लोग उससे डर रहे हैं, लेकिन फिर भी नोआ उस तलवार को उठा लेता है, जिसे देख करके उसके दोनों भाई खुश होते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया ये तलवार तुम्हें दे करके। लेकिन फिर उसका बड़ा भाई उसको बताता है कि इस तलवार का नाम लेविएथन है और ये एक शापित तलवार है, हम देखना चाहते हैं कि तुम उसे कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। और फिर वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो बाहर जा रहे होते हैं तो दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से उसका छोटा भाई बोल रहा होता है क्या तुम्हें सच में तलवार उसे देनी चाहिए थी। इसमें बड़ा भाई एल्बर्ट उसे बोलता है मैंने ये काम करके सही किया, वो तलवार एक सही इंसान के हाथ में है। फिर उसी शाम हम देखते हैं कि नोआ अपनी मेट के साथ वॉक कर रहा होता है। इसी में नोआ को कुछ ऑफ लगता है, वो बोलता है अपनी मेट से जॉय तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी उदास क्यों। लेकिन जॉय बोलती है कि राजकुमार शायद मुझे काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे गाँव में बहुत बड़ा फ्लड आया है, जिसकी वजह से हम लोग सबका घर तबाह हो चुका है, हमारी जो खेती थी वो भी तबाह हो गई है। लेकिन हमने जिसे कर्जा लिया था वो हमें बोल रहे कि तुम्हें किसी रेड लाइट्स में जाकर काम करना पड़ेगा ताकि तुम पैसा जल्दी से जल्दी चुका पाओ। ये सुनकर के नोआ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है जॉय तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारी माँ भी इसी मेंशन में काम करेगी और उन्हें काम मैं दूंगा, और उनकी पगार होगी महीने की 10 सोने की मुद्राएं। जॉय ये सुनकर के बोलती है कुछ ज्यादा है, इतना तो कोई भी नहीं कमाता पूरे किंगडम में। लेकिन जॉय बोलता है तुम ज्यादा सवाल मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे मानो। फिर उस वक्त जॉय का बटलर उसका सामने आता है, वो बोलता है डैनी, जो कि इस बटलर का नाम होता है, तुम एक काम करो, मुझे मेरे जन्मदिन में जितने भी गिफ्ट्स मिले हैं, जितने भी जमीन और जितने भी घर मुझे गिफ्ट में मिले हैं, उन सबको बेचो और पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि जॉय के गांव में बाढ़ आई है, वहाँ पे जाकर के हम जमीन को खरीदेंगे ताकि बाहर के कुछ जो रेबल्स होते हैं वो जाकर के कुछ वहाँ उतंग ना मचाए। बटलर ये सुन करके खुश होता है कि इतनी सी उम्र में आपको इतनी समझ है, लेकिन हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो काफी कम होगा कि उस गाँव के बाढ़ में तबाह हुए सारे क्रॉप्स या फिर घर, उन सब की कीमत होगी 7 लाख सोने की मुद्राएं, इतना हमारे पास नहीं है। वो बोलता है कि हम अपना सामान बेच के एटलीस्ट 5 लाख मुद्राएं इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे हमें क्या करना, फिलहाल आप इतना कीजिए। डैनी उनको थैंक यू बोल करके चला जाता है। फिर नोआ को याद आता है कि अरे डैनी भी तो सेम जॉय के भी गाँव से आता है। फिर उसके बाद कट टू द सीन, नोआ, जॉय और बटलर और कुछ लोग उसी गाँव में जाते थे तहकीकात करने के लिए कि वो गाँव की हालात कैसे खिलाए, जिसमें नोआ चलते चलते देखता है कि आसपास में खाना बट रहा है। वो जाकर खाना को टेस्ट करता है, लेकिन वो पाता है कि खाना ऑलरेडी बहुत सड़ा हुआ है, वो खाने लायक भी नहीं है। लेकिन पास का एक बुढ़ा नोआ को बोलता है कि एटलीस्ट हमें कुछ खाने को तो मिल रहा है, हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं, हमारे हिस्से काम हो जाएगा। ये देख करके नोआ थोड़ा उदास होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उस इलाके का मिनिस्टर आ जाता है। लेकिन ये बात याद रखना, ये जगह भी नोआ के किंगडम में ही आता है, लेकिन वो इलाके का जो मिनिस्टर होता है वो करप्टेड होता है।
वो राजा के द्वारा आए हुए सारे राशन को खुद ही हड़प जा रहा था और इन्हें सिर्फ खराब सामान दे रहा था। इसी में नोवा की उससे बहस हो जाती है, लेकिन उस मिनिस्टर को पता नहीं होता कि नोवा राजकुमार है। वो उसे लड़ने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त नोवा अपने तलवार को बुलाता है, वही साबित तलवार को। वो आती है और उन सबको एक ही वार में ढेर कर देती है। फिर उन्हें बीच में एक सैनिक होता है जिसे पता होता है कि ये राजकुमार है। वो आकर के उसके सामने झुक जाता है और बोलता है कि हमें माफ कर दिया, हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हो। और ये देख करके आजू बाजू के जितने लोग थे उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। वो बुढ़ा है जिसने उससे वह बात की थी, वो हमें बोलते हुए सुनाई देता है कि क्या अब हमें अच्छा खाना खाने को मिल सकता है। इसमें उसके आसपास के लोग राजा यानी उस राजकुमार नोआ की जय जयकार करने लगते हैं। इसी वक्त कट टू का सीन हम देखते हैं जो उसका बड़ा भाई अल्बर्ट जिसने उसे तलवार दी थी उसके तक ये खबर पहुंच जाती है कि नोआ ने उस तलवार को अच्छे से काबू करना सीख लिया है। इसमें को हल्की सी मुस्कुराहट देता है जो कि काफी विलेनस लगता है। इसके बाद कट टू द सीन हम देखते हैं कि नोआ अपने बाप यानी राजा के सामने गया होता है, क्योंकि उसने जो अपने गिफ्ट को बेचा था वो राजा से बिना पूछे बेचा था और वो सारे गिफ्ट राजा ने उसे दिए थे उसके जन्मदिन पर। तो उसे बताता है नोआ कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने क्यों ये जमीन बेची। और राजा ये देखकर खुश होता है क्योंकि ऑलरेडी वो गांव उसी किंगडम में था और जो भी वहाँ का नुकसान हुआ था उस राजा के परिवार का। वो बोलता है कि तुमने अपने सामान को बेच करके हमारा वो लूट तम किया है। तुम इतनी सी उम्र में इतना सब जानने लगे, मैं तुम्हारे इस हुनर से काफी खुश हुआ। फिर वो राजा अपने बाजू खड़े हुए जादुई पुजारी को बोलता है कि तुम चेक करो नोवा की अब पावर स्टेटस क्या है। इसमें चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि अब नोवा की वाटर एबिलिटी ट्रिपल एस हो चुकी है। ये देख करके वो राजा और खुश होता है, बोलता है कि वाह तुम काफी अच्छा जा रहे हैं नोवा। इसमें नोवा भी खुश होकर बोलता है शुक्रिया महाराज। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि मीरास एम्पायर का कैपिटल नेशन की गवर्नमेंट का सेंटर है, यानी कि ये पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल एरिया है। यहाँ के लोग फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल हैं कि लोग इस जगह को द मोस्ट प्रॉस्परस सिटी इन द वर्ल्ड कहते हैं। और यहीं आज नोआ आया हुआ है क्योंकि उसने एक ऐसे सिंगर की अफवाहें सुनी हैं जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली है। और यहाँ नोआ जोई के काम की भी बहुत तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा ब्रिलियंट है, वो हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान भी देती है। इसके बाद नोआ उस जगह पर पहुंचता है जहां वो सिंगर गाना गाती है और इसके बाद नोआ उसे गाना गाते हुए सुनता है। वो ऊपर से उस लड़की को देखता है। जोई बताती है कि इसका नाम एलिस है जो कि अपने गाना गाने की कला में बहुत ही ज्यादा माहिर है। लेकिन तभी ऑडियंस में से एक बंदा स्टेज पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ गाना गाकर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? यहाँ गाना गाकर तुम अपने पिता का कर्जा कभी नहीं उतार पाओगी। और इसके बाद ये टकलू एलिस को गलत तरीके से टच करते हुए कहता है, तुम्हारे पास कितना अच्छा फिगर है, मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे तुम अपने पिता का कर्जा बहुत जल्दी उतार लोगी। लेकिन तभी नोआ उनकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुम लोग ये भूल चुके हो कि इंपीरियल लॉ 67 आर्टिकल 2 के अंदर ये साफ तौर पर लिखा गया है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स का कर्जा चुकाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम जो उसके साथ करने की कोशिश कर रहे हो वो एक क्राइम है। लेकिन तभी ये टकलू नोआ की कॉलर पकड़ लेता है उसे गालियां देते हुए। सो नोआ अपनी तलवार निकालकर उस टकलू और उसके पंटरों को वहां इंसर्ट कर देता है, जिसके बाद वो तीनों यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और फिर नोआ एलिस से कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान होते हैं कि ये छोटा सा बच्चा इंपीरियल प्रिंस है। इसके बाद नोआ एलिस से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हें अपनी माँ के ट्रीटमेंट का भी खर्चा उठाना पड़ता है, कैसा रहेगा तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पर मंथ 25 रैन दूंगा, तुम बस अपनी सिंगिंग की काबिलियत को और भी ज्यादा इम्प्रूव करो। ये बात सुन एलिस खुश होकर नोआ को थैंक्स कहती है। इसके बाद जब नोआ अपने मेंशन में पहुंचता है तब वो वहाँ गेट पर कुछ लोगों को देखता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं। एवेलियन बताती है कि इनका कहना है कि ये लैंडर्स हैं। उन्हें देखते ही नोआ पहचान लेता है कि ये वही लोग हैं जो एलिस को परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो नोआ से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगने आए हैं, पर नोआ कहता है कि उसके पास उन लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। तभी वहाँ फोर्थ प्रिंस हेनरी आकर कहता है, काफी अच्छा फैसला है तुम्हारा, ऐसे लोगों से मिलना किसी भी राजकुमार के लिए शोभा नहीं देता। अब इसके बाद एक साथ बैठकर बात करते हुए नोआ बताता है कि वो उन लैंडर्स से इसीलिए भी नहीं मिल रहा ताकि उन लोगों को ये लगता रहे कि एक राजकुमार उनसे नाराज है, ताकि वो एलिस को परेशान ना करें। ये जान हेनरी कहता है, तुम सच में बहुत होशियार हो। फ्रैंक और गैरी भी तुम्हारी ही उम्र के आसपास हैं, पर वो तुम्हारी जितना नहीं सोचते, खासकर कि गैरी, उसे चीजें सीखने में बहुत वक्त लग रहा है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि भले ही ये सभी इंपीरियल प्रिंस भाई हों, लेकिन इनकी माएं अलग अलग हैं। लेकिन गैरी और हेनरी सगे भाई हैं, इसीलिए उनके बीच का कनेक्शन ज्यादा डीप है। इसके बाद हेनरी कहते हैं, देखकर लगता है कि तुमने उस मैजिक सॉर्ड को अपना गुलाम बना लिया है।
तुम्हारे लिए उसको यूज कर पाना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। पर तभी हम देखते हैं कि नोआ अपनी स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है, जो देख हेनरी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद नोआ अपनी तलवार को एक कीचेन के जितना छोटा बना लेता है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये तलवार इनके पास पिछले 200 सालों से है, लेकिन इस तलवार में क्या क्या काबिलियत है ये कोई नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोआ के मेंशन के सामने झुके हुए इन लोगों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये टकलू गुस्सा हो जाता है और नोआ को भला बुरा कहने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हेनरी और नोआ आ जाते हैं और नोआ की तलवार के प्रेशर की वजह से ये टकलू घुटनों के भर झुक जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किसी जगह पर आता है, शायद वो यहाँ किसी पार्टी में आया हुआ है और नोआ के साथ होता है रेडॉक नाम का ये शख्स। नोआ के आते ही सभी लोग उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं और उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। और इसके बाद सभी लोग ये जान हैरान हो जाते हैं कि नोआ के पास नेशनल ट्रेजर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड लेवियाथन है, जो क्राउन प्रिंस ने उसे तोहफे के रूप में दी है। लेकिन तभी एक बंदा कहता है कि ये शायद से डुप्लीकेट होगी। सो अब नोआ यहाँ अपनी तलवार की ताकत का नमूना दिखाता है, जिससे सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। और इसके बाद रेडॉक नोआ की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो कमाल के हैं और आपकी तलवार में तो कमाल की ताकत है। और इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि यही असली तलवार लेवियाथन है। और दोस्तों, जो बंदा नोआ को ताना मार रहा था वो तो अभी तक डरा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नोआ को ग्रीट करने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफी बड़े बड़े लोग थे, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स। और यहाँ पर नोआ एक बाप बेटी को देखकर ही पहचान लेता है कि ये बेटी अडॉप्टेड है। इसके अलावा नोआ और भी बातें बताता है, जैसे ये लड़की पहले एक गुलाम रह चुकी है। वो आदमी कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसे एक गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसीलिए अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह चीजें सिखा रहा हूँ। नोआ कहता है, मुझे तुम्हारी बातें सुन काफी अच्छा लगा, मैं तुम्हें कभी अपने मेंशन में बुलाऊंगा। ये सुन ये बाप बेटी नोआ को शुक्रिया कहते हैं और फिर यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि नोआ ने इन्हें अटेंशन दी है। तो अब बाकी के लोगों की अटेंशन इन बाप बेटी पर आ गई है। और इसके बाद नोआ जैसे ही अपनी तलवार को छूता है, इस लड़की को ये महसूस हो जाता है। नोआ कहता है, जब से मैंने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया है, वो लड़की उस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि जितना दिखता है वो लड़की उससे काफी ज्यादा काबिल है। अब अगले सीन में जब नोआ बाजार में आता है, तब उसे वहाँ 8th प्रिंस ऑस्कर दिखते हैं। वो वहाँ रुककर नोआ से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नोआ बताता है कि वो बस यहाँ घूम रहा था। ऑस्कर कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रेजर हंट पर चलो। इसके बाद ये दोनों कोबाल्ट स्ट्रीट पर आते हैं। दोस्तों, इस एरिया में काफी सारी एंटिक चीजें मिलती हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ कोई अच्छी चीज ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन नोआ यहाँ एक किताब खरीद लेता है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि ये तो ग्रिमोर ऑफ एंड्रिया है, एक लेजेंडरी सोर्सरर की ग्रिमोर। ये एक जेन्युइन ट्रेजर है। और तभी नोआ अपनी तलवार निकालकर इस किताब पर लगा देता है, जिससे ये ग्रिमोर खुल जाती है और इसमें से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलती है, एक अजीब सी काली ताकत जिसकी अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। ये देख ऑस्कर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसी महान सोर्सरर की स्पिरिट होती है जिसने हवा को अपने काबू में किया हुआ था। लेकिन नोआ इससे लड़ता है, वो इस पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। और इसके बाद वो ग्रिमोर नोआ को अपने मालिक के रूप में चुन लेती है, जिससे नोआ की रैंक बढ़ जाती है। ये देख ऑस्कर भी सोच में पड़ जाता है कि ये इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया। तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है, मैं इस एरिया में एक एंटिक शॉप चलाता हूँ, मेरा नाम एलन है, और राजकुमार आपकी काबिलियत देख मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको पसंद आएगा। इसके बाद वो बंदा इन दोनों को अपनी दुकान में लाता है और इन्हें एक अंगूठी दिखाते हुए कहता है, जिससे मैंने ये अंगूठी खरीदी थी। उसने मुझसे कहा था कि ये अंगूठी अपना मालिक खुद चुनेगी, लेकिन इसने कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कि ये कचरा है, लेकिन जब भी मैं इसे फेंक देता ये अंगूठी मेरे पास वापस आ जाती। जिसके बाद नोआ इस अंगूठी को पहन कर देखता है, जिससे वो अंगूठी चमकने लगती है और नोआ को एक आवाज सुनाई देती है कि आप अब मेरे नए मालिक हैं। और इसके बाद वो अंगूठी एक आर्मर में तब्दील हो जाती है। लेकिन नोआ देखता है कि उसकी स्टेटस विंडो में कोई भी अंतर नहीं आया है। नोआ कहता है, मैं इस अंगूठी की कीमत तुम्हें जल्द ही दे दूंगा। पर ऑस्कर कहता है कि तुम रहने दो, मैं ये अंगूठी तुम्हारे लिए खरीदता हूँ, इसे मेरी ओर से अपने लिए एक तोहफा समझना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर नोआ को जोई के पास छोड़ देता है। नोआ अपने भाई ऑस्कर को शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी यहाँ ये टकलू आ जाता है नोआ पर हमला करने के लिए। पर नोआ अपनी अंगूठी से एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है और इसके बाद इस टकलू को पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने इस अंगूठी को अपनी तलवार के साथ लिंक कर लिया है। ऑस्कर ये देख हैरान हो जाता है कि नोआ ने इतनी जल्दी इस अंगूठी को मास्टर कर लिया।
इसके बाद नुआ एलिस की परफॉर्मेंस देखने आता है और हमें जानने को मिलता है कि उस टकलू का खेल अब खत्म हो चुका है जिसने नुआ पर हमला किया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एलिस के साथ कोई बंदा छेड़खानी कर रहा था और एलिस को लेकर यहाँ दो बंदों के बीच लड़ाई भी होने लगती है। लेकिन तभी बीच में नुआ आ जाता है और वो अपनी तलवार से उन दोनों को सबक सिखा देता है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद नुआ इस हॉल के ओनर से कहता है कि उन लोगों को अंदर फिर कभी मत आने देना। पर वो ओनर कहता है कि ऐसे ही लोगों की वजह से तो मेरा धंधा चलता है, अगर मैंने उन्हें आने से रोका तो नुआ कहता है मैं तुम्हारा ये बिजनेस खरीदता हूँ। और इसके बाद नुआ उस ओनर को 1000 रैन दे देता है। एलिस कहती है प्रिंस मैं आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी, आप मुझ पर इतने उपकार कर रहे हैं। नुआ कहता है मुझे तुम्हारी आवाज सुनना पसंद है, तुम बस गाने गाती रहो और इसी तरह तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। ये बात सुन खुशी के मारे एलिस के आंसू आ जाते हैं और पहली बार हमें एलिस की खूबसूरत आंखें देखने को मिलती हैं। इसके बाद नुआ अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और फिर एलिस अपना गाना गाना शुरू करती है और नुआ यहाँ अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लड़की किसी खजाने से कम नहीं है। अब अगले सीन में जब नुआ तैयार हो रहा था तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ होलजॉय डेड मार्ले आए हैं। नुआ कहता है उन्हें अंदर आने दो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि रॉयल फैमिली में जब भी कोई राजकुमार पैदा होता है तब उसे कोई ना कोई जागीर दी जाती है ताकि वो छोटी ही उम्र से ये सीख सकें कि किस तरह से शासन किया जाता है। और उस जागीर में रहने वाले लोग उस राजकुमार को ही अपना राजा मानते और एल्मीरिया जागीर में पैदा हुआ डेड मार्ले भी नुआ को अपना राजा मानता है। अब इसके बाद इनके बीच बातचीत होती है। हमें जानने को मिलता है कि लगभग 1.5 साल पहले नुआ डेड से पहली बार मिला था जब महाराज ने डेड को एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया था। नुआ पूछता है जितना मुझे पता है तुम्हें होलजॉय टाउन में बाढ़ के बाद वहाँ की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भेजा गया है। हमें जानने को मिलता है कि होलजॉय एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फसलें बहुत ही अच्छे से होती हैं, पर पानी के करीब होने की वजह से वो अक्सर बाढ़ की वजह से पानी में डूब जाता है। और डेड अब यहाँ एक समस्या लेकर आया है। डेड बताता है कि इन्हें काफी वक्त से फंडिंग नहीं मिली है जिस वजह से इनका काम रुका हुआ है। अब ये जान नुआ डेड को अपने साथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के पास लाता है। हाँ यही टकलू और मोटा, इसका नाम मैवरिक है। नुआ पूछता है आखिर डेड को उसके काम के लिए फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है, मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मैवरिक कहता है होलजॉय टाउन में हर साल बाढ़ आती है, इसीलिए हमारे अच्छे महाराज ने इस टाउन के लिए टैक्स लगभग खत्म कर दिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को अपने काम के लिए उसी टैक्स से बचने वाले पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। पर नुआ कहता है कि महाराज ने इनके टैक्स को इसीलिए माफ किया था क्योंकि इन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, और जब इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो ये लोग इस्तेमाल किसका करेंगे। सो अब मैवरिक कहता है लेकिन हमारे पास इस वक्त इन्हें भेजने के लिए जरा भी पैसे नहीं है। आपको तो याद होगा ना कि हमारे महाराज अब दिन ब दिन और बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए हम समर्स के लिए उनके लिए एक ऐसा विला बना रहे हैं जहां उनको गर्मियों में जरा भी गर्मी ना लगे और गर्मी में ठंडक का एहसास हो। और वो विला बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए डैड को देने के लिए मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है। पर नुआ कहता है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। एक गांव जिसमें बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया हो, उनकी मदद करने के बजाय हम एक विला बना रहे हैं। तुम्हें क्या मैं और मेरे पिता बेवकूफ नजर आते हैं जो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। ये सुनते ही मैवरिक नुआ के सामने झुककर कहता है मेरी बातों का ये मतलब नहीं था, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इनके लिए फंडिंग का इंतजाम करता हूँ। अब नुआ की बात करने की काबिलियत देख डैड कहता है आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, आपने सिर्फ अपनी बातों से फाइनेंस मिनिस्टर को घुटनों पर ला दिया। मैं इस उपकार के लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद डैड अपने काम पर निकल जाता है और इसके बाद एक बंदा नुआ के लिए एक मैसेज लेकर आता है कि महाराज ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और इसके बाद जब नुआ महाराज के पास पहुंचता है, महाराज कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छे से होलजॉय सिटी का मामला निपटाया है। नुआ कहता है मैंने वही किया है जो कोई और करता। पर महाराज नुआ के सिर पर हाथ रख के कहते हैं तुमने सही कहा, लेकिन एक 6 साल के बच्चे के लिए चीजों को इतना अच्छे से हैंडल कर पाना मेरी नजरों में तो लगभग नामुमकिन है। वैसे ये है लेवियाथन, द स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड, और इसने तुम्हें अपने मालिक के रूप में चुन लिया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ खास अच्छी नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए स्वॉर्ड्समैनशिप में माहिर एक इंस्ट्रक्टर को यहाँ बुलाया है। और इसके बाद हमें किंगडम का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन डेमियन नोबल देखने को मिलता है। महाराज कहते हैं तुम इनसे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखोगे। पर तभी यहाँ डेमियन कहता है महाराज अगर आपकी इजाजत हो तब मैं राजकुमार के साथ एक छोटा सा मुकाबला करना चाहूंगा ताकि मैं उनकी काबिलियत को परख सकूं। अब इसके बाद डेमियन कहता है राजकुमार आप जैसे चाहे मुझ पर हमला कर सकते हैं,
और इसके बाद जब नोआ हमला करता है तब उसके हमले को डेमियन बहुत आसानी से रोक लेता है और तब भी नोआ को लेवियाथन की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जैसे किस तरह उसका पुराना मालिक लेवियाथन को यूज करता था। और इसके बाद नोआ डेमियन से लड़ते हुए उसकी तलवार को दूर उछाल देता है, जिसके बाद डेमियन कहता है, महाराज मुझे माफ कीजिएगा, पर राजकुमार को सिखाने की मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। राजकुमार भले ही बस 6 साल के हों, पर इनमें एक अद्भुत काबिलियत है। ये बात सुन महाराज हंसते हुए कहते हैं, तुम सच में लाजवाब हो नोआ। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड बना दूं? नोआ कहता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा महाराज। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम एक ऐसा इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट पूरे एम्पायर से आते हैं और इस एग्जाम के जरिए एम्पायर के लिए वॉरियर्स को चुना जाता है। इस एग्जाम में 2 लोग आपस में लड़ते हैं और जो जीत जाता है उन्हें फाइनल बैटल के लिए कैपिटल बुलाया जाता है और जो इस एग्जाम में अव्वल आता है उसे नाइट का टाइटल मिलता है। साथ ही वो डायरेक्टली अपर रैंक में भी ज्वाइन हो जाता है और फिर उस नाइट का सबसे पहला काम होता है हेड जज का एक सबऑर्डिनेट बनना, यानी कि नोआ को अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड नाइट मिल सकता है। जिसके बाद नोआ कहता है, अगर महाराज की इजाजत हो तब मैं उन नाइट्स का सिलेक्शन और उनकी जजमेंट कैपिटल में रहकर करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस एग्जाम के लिए हर एक ताकतवर वॉरियर को खुद चुन सकूं। महाराज नोआ को इसकी इजाजत दे देते हैं। अब अगले सीन में अपने मेंशन में नोआ जोई से पूछता है कि क्या उसके गांव में ऐसे वॉरियर्स हैं जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जोई बताती है कि हाँ, उनके गांव से हर साल एक वॉरियर को इस एग्जाम के लिए भेजा जाता है और इनके गांव से सिर्फ एक ही वॉरियर को इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि इनके पास ज्यादा वॉरियर्स के ट्रेवल और एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं होता। ये बात सुन नोआ कहता है, मैं खुद चुनना चाहूंगा कि तुम्हारे गांव में कितने वॉरियर्स इस एग्जाम के लायक हैं। अगर मुझे ज्यादा वॉरियर्स पसंद आते हैं तब मैं उनके ट्रेवलिंग और एक्सपेंसेस का खर्चा खुद उठाऊंगा। इसके बाद नोआ डायलन को बुलाकर कहता है, कैपिटल में जितने भी खाली घर हों उन सभी को खरीद लो, हम उन वॉरियर्स के रहने के लिए एक डॉर्मेटरी बनाएंगे। और नोआ की ये बातें सुन जोई तो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसके बाद नोआ इस बंदे से मिलता है। तुम्हें याद होगा इस बंदे से नोआ पार्टी में मिला था और ये बंदा बहुत ही कम कीमत पर अपने होटल में नोआ के जो वो गेस्ट वॉरियर्स हैं उन्हें रहने देगा। लेकिन नोआ ये समझता है कि कोई भी मर्चेंट घाटे का सौदा कभी नहीं करता, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ये बंदा कहता है, आप सच में कमाल के हैं, इतनी छोटी उम्र में आप ये बातें कितने अच्छे से समझते हैं। आगे ये बंदा बताता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम की तरह ही पैलेस एम्प्लॉयमेंट एग्जाम होता है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस एग्जाम में किस तरह के लोगों को हायर किया जाता है। यानी कि ये बंदा अपनी बेटी को पैलेस में काम पर लगवाना चाहता है ताकि इसे पैलेस में चल रही बातों की जानकारी मिल सके। साथ ही अगर महाराज ने इसकी बेटी को किसी रात के लिए चुन लिया तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब इसके बाद नोआ कहता है, पहले मैं जानना चाहूंगा कि तुम किस लड़की को काम पर लगवाना चाहते हो। अगर मुझे वो पसंद आई तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब नोआ ने यहाँ अपना बड़प्पन दिखाया है, इसीलिए ये बंदा और इसकी बेटी झुककर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बंदा कहता है, राजकुमार मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि मैं आपके क्रेस्ट को अपने स्टोर पर एज अ साइन लगा सकूं। नोआ कहता है, ऐसा करके तुम पूरी तरह से मेरे अंडर आ जाओगे और मैं कभी भी धोखा सहन नहीं करूंगा। पर इसके लिए वो बंदा राजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायरॉन को अपना सबऑर्डिनेट बनाने के बाद नोआ के स्टैट्स इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका एक स्टैट कम हो गया है। शायद से एल्मीरिया में कुछ हुआ है। जोई, मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ, तुम वापस पैलेस में चली जाओ। और इसके बाद नोआ महाराज को इसके बारे में बताता है कि एल्मीरिया में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी एक बंदा आकर महाराज को कोई मैसेज देता है, जिसके बाद महाराज कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा नोआ, एल्मीरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। क्या लगता है तुम्हें कितने लोग होंगे? नोआ थोड़ी देर सोचकर कहता है, मुझे लगता है कि इस वक्त उनका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं है। महाराज कहते हैं, इस विद्रोह में 5000 लोग शामिल हैं और ये तुम्हारी जागीर में हुआ है, तो क्या तुम खुद इस विद्रोह का सामना करोगे? नोआ कहता है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए इस वक्त बहुत छोटा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे किसी बड़े भाई को भेज दें। महाराज कहते हैं, मैंने तुमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चलो कोई ना, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। तो हमें किसे भेजना चाहिए? नोआ 4th प्रिंस हेनरी को सजेस्ट करता है क्योंकि उसे हेनरी की काबिलियत पर पूरा यकीन था। महाराज कहते हैं, बहुत अच्छे। अब अगले सीन में हम नोआ और हेनरी को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। हेनरी कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि तुम इसमें जीत जाते और ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होती जो तुम्हें काफी फायदा करती। नोआ कहता है, मैं भले ही जीत जाता लेकिन मेरे आदेशों से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते
और अगले ही पल में नुआ को कुछ महसूस होता है और वो घोड़ा गाड़ी को रुकवा देता है। दोस्तों, नुआ ने सेंस कर लिया है कि विद्रोह करने वाले लोग आसपास हैं। अब इसके बाद वो जैसे ही बाहर आता है, कुछ ट्रैप्स अनलॉक हो जाते हैं और वो नुआ को कैद कर लेते हैं और फिर कुछ लोग नुआ को घेर लेते हैं। पर हम देखते हैं कि नुआ बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने कई सारी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और इसके बाद नुआ अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगता है। वो यहाँ मौजूद सभी गद्दारों को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद हेनरी कहते हैं, तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वैसे कितना अच्छा होता अगर हम इन्हें इंटेरोगेट कर पाते। नुआ बताता है कि ये सब मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, बस मैंने इन्हें लेवियाथन की पावर से बेहोश कर दिया है। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एल्मेरिया में ज्यादा वॉर हॉर्सेस नहीं है, यानी कि ऐसे घोड़े जिन पर बैठकर लोग फाइट करते हैं। अब अगले दिन नुआ ब्रायन से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम एल्मेरिया में भी अपना व्यापार करते हो, है ना? और मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ वो अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारी मौत पक्की है। एल्मेरिया में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया है और मुझे जानने को मिला है कि वहाँ पर कई सारे कैवेलरी मैन हैं, यानी कि ऐसे वॉरियर्स जो घोड़े पर बैठकर फाइट करते हैं। मैं तुम्हें 10,000 रन देता हूँ, जाओ और मेरी जागीर में मौजूद जितने भी घोड़े हैं उन्हें खरीद लो। और दोस्तों, फोर्थ प्रिंस हेनरी के मुताबिक जो घोड़े एल्मेरिया में विद्रोह करने वाले लोगों ने खरीदे हैं वो किसी और जगह से खरीदे हैं, न कि एल्मेरिया से। ब्रायन कहता है, लेकिन अगर मैंने उन सोल्जर्स का राशन पूरा खरीद लिया तब फिर वो चोरी चकारी करने लगेंगे। लेकिन यही तो नुआ चाहता था। नुआ ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है ताकि उसके भाई को विद्रोह करने वालों से लड़ने में आसानी हो। अब अगले सीन में हम नुआ को महाराज के साथ देखते हैं और जिन असैसिन्स को नुआ ने हराया था उनसे महाराज को कुछ जानकारी मिली है, जैसे वो असैसिन्स नुआ को किडनैप करने वाले थे ताकि वो नुआ के बदले महाराज से मोटी रकम वसूल कर सकें। नुआ कहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से तो ये सब कबूल नहीं कर सकते, शायद वो झूठ बोल रहे हैं। महाराज कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम ये पता लगा लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। और वैसे ये बहुत अच्छा हुआ जो तुम किडनैप नहीं हुए, वरना एम्पायर को काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और वैसे घोड़े खरीदने का तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है। नुआ ये जान हैरान होता है कि इतनी जल्दी महाराज को उसके प्लान के बारे में पता भी चल गया। जिसके बाद महाराज कहते हैं, क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ने मुझे एक सजेशन दिया था कि मैं उन विद्रोह करने वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तब वो गद्दार लोग हमारे लोगों पर हमला कर सकते हैं, जो कि जरा भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन सच में तुम्हारा प्लान काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे क्रेस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड का एडिशन निकाल देता हूँ। दोस्तों, एडिंग अ स्वॉर्ड का मतलब होता है एक वॉरियर का सिंबल, और महाराज की इजाजत के बिना ऐसे सिंबल को क्रिएट करना सजाए मौत होता है। लेकिन अगर महाराज खुद इसकी इजाजत दे देते हैं तो ये सबसे बड़े ऑनर्स में से एक होता है। इसीलिए नुआ यहाँ महाराज को शुक्रिया कहता है। अब इसके बाद नुआ ब्रायन से मिलता है जो उसका इंतजार कर रहा था। वो नुआ को बताता है कि नुआ ने उसे जो काम दिया था वो उसने कर दिया है। इसके आगे वो कहता है, उन विद्रोही लोगों का लीडर कारफून है। कारफून एक ऐसा शख्स है जो अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि राजकुमार आप संभल कर रहिए। और तभी एक मेड नुआ को आकर बताती है कि एक घायल आदमी मेन गेट पर आया हुआ है और वो आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट देना चाहता है। इसके बाद नुआ उस बंदे से मिलता है। मैं एल्मीरिया के अडोरा में एज अ नाइट सर्व करता हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि एल्मीरिया में विद्रोह शुरू हो गया है और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है। नुआ कहता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। अब इनका इलाज करवाओ और रिवॉर्ड के रूप में इन्हें 500 नहीं 1000 रन दिए जाएं। ये जान ब्रायन नुआ से कहता है कि वो खबर आपके इतनी भी काम की नहीं थी, फिर आप उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं? पर नुआ कहता है कि वो बस एक मामूली सा नाइट है जो अपनी जान खतरे में डालकर मुझे ये रिपोर्ट देने आया। मैं कम से कम उसकी वफादारी का इनाम तो उसे दे ही सकता हूँ। अब इसके बाद शाम के वक्त जोई थोड़ी परेशान नुआ के पास आती है और नुआ को एक पैसों की थैली देती है जिसमें 500 रैन थे। और इसके बाद वो उसे एक स्लीपिंग ड्रग भी दिखाती है और ये दोनों चीजें उसे एक शख्स ने दिए हैं जिसे वो नहीं जानती। उस आदमी ने कहा था कि वो इस ड्रग को नुआ की चाय में मिला दे और इनाम के रूप में उसने जोई को ये 500 रैन दिए थे। नुआ समझ जाता है कि ये उन्हीं गद्दारों का काम है, लेकिन वो पूछता है कि तुम ये सारी चीजें मुझ तक क्यों लाई? जोई यहाँ कहती है, आपने मेरे लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे गाँव के लिए कितना कुछ किया है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती थी, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे, पर इसके बावजूद भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। ये सुन नुआ जोई को एक रिवॉर्ड देता है। काबिले तारीफ है जो तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तो एज अ रिवॉर्ड उन्होंने तुम्हें जो अमाउंट दिया है मैं बस उसमें एक 0 ऐड कर रहा हूँ।
साथ में एक और काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना होगा। वो पूछती है कि मुझे आपके लिए क्या करना होगा। नोआ कहता है कि मैं इस ड्रग को पीने वाला हूँ, फिर जब मैं सो जाऊं तो मुझे उनके पास ले जाना और उसके बाद वहाँ से तुरंत भाग जाना। दोस्तों, शायद नोआ ने कोई प्लान बनाया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ किडनैप हो चुका है और जब उसे होश आता है तब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पर नोआ के पास अपनी अंगूठी और अपनी तलवार दोनों होते हैं और यहाँ पर वो बहुत आसानी से अपनी रस्सियों को काट देता है और इसके बाद वो लेवियाथन की मेमोरीज के जरिए देखता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बेहोश होने के बाद वहाँ कुछ लोग आए और वो उसे किडनैप करके घोड़ा गाड़ी के जरिए यहाँ तक ले आए और इसके बाद नोआ इन गद्दारों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नोआ को देख ये गद्दार कहते हैं, पिछली बार तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने बचा लिया था, इस बार कोई नहीं आने वाला बचाने। पर नोआ बहुत ही आसानी से एक असैसिन को खत्म कर देता है और कहता है शायद तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है और इसके बाद नोआ उनसे लड़ने लगता है। नोआ अपनी तलवार से उन सभी को खत्म करता जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद वहाँ कई सारे सैनिकों को लेकर जोई भी पहुँच जाती है और फिर हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने कहा था कि जोई छुपी रहे, लेकिन जोई को नोआ की इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो कुछ सैनिकों के साथ उसकी मदद के लिए खुद यहाँ आ गई। इसके बाद नोआ कहता है इन सभी को बंदी बना लो, लेकिन ऐसा करते हुए एक असैसिन की तलवार गिर जाती है। सो एक सोल्जर अब उस तलवार को उठाने वाला था, पर नोआ चिल्लाकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उन सभी को थोड़ा दूर हो जाने को कहता है, क्योंकि दोस्तों नोआ को इस तलवार में से बहुत ही ज्यादा खतरनाक काली ताकत महसूस हो रही थी। इस तलवार पर एक कर्ज लगा हुआ है और लेवियाथन की मदद से नोआ इसे सेंस कर सकता है। इसके बाद नोआ अपनी तलवार निकाल कर कहता है शायद तुम्हारे लिए करना आसान रहेगा, आखिर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट वाटर स्वॉर्ड हो। और इसके बाद लेवियाथन तलवार अपनी पावर को रिलीज करती है। ये बहुत तेज रफ्तार के साथ आसमान में जाते हुए अंतरिक्ष में पहुंचकर एक शख्स तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है। शायद ये शख्स हर एक चीज का मास्टरमाइंड होगा। जिसके बाद अगले सीन में नोआ महाराज से मिलता है और महाराज नोआ की काफी तारीफ करते हैं कि कल रात उन विद्रोह करने वालों का लीडर मारा जा चुका है और मैं जानता हूँ कि ये तुमने किया है। और अपने लीडर के मर जाने के बाद जो भी विद्रोह करने वाले थे उन्होंने भी बहुत ही आसानी से हार मान ली और इस विद्रोह में जितने भी लोग शामिल थे महाराज उन्हें खुद सजा देंगे। महाराज अपना फैसला सुनाते हैं और वो उन्हें एक सजा देते हैं। ये कहते हुए नोआ उन्होंने तुम्हारी जागीर में विद्रोह करने की गुस्ताखी की है जिसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर तभी यहाँ नोआ कहता है महाराज मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को ना माने। ये सुन महाराज हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। नोआ कहता है हम उन्हें कानूनी रूप से सजा देंगे। कानून के मुताबिक सिर्फ उन्हीं को मौत की सजा मिलती है जो रिबेल लीडर्स होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक ही एम्पायर को विद्रोह करने वालों को सजा देनी चाहिए। नोआ की बात सुन हॉल में मौजूद सभी लोग चुप रह जाते हैं। महाराज कहते हैं तुमने सही कहा, हर एक चीज कानून के मुताबिक चलनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को एक छोटी सजा देना काफी नहीं होगा। हम कानून के दायरे में ही इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नोआ कहता है जैसा आप कहें महाराज। अब इसके बाद महाराज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजल को ये सारा मैटर हैंडल करने को दे देते हैं। अब इसके बाद हॉल में सभी लोग नोआ की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद महाराज कहते हैं तुमने मुझे कानून तोड़ने से रोका है, मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड जरूर दूंगा। मुझे तुम्हें एक टाइटल देना चाहिए और जितना अब तक मैं तुम्हें पहचाना हूँ उसके मुताबिक मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ द वाइज, मतलब बुद्धिमानी का टाइटल। और दोस्तों ये टाइटल नोआ की स्टेटस विंडो में रजिस्टर हो जाता है और इसके बाद चारों ओर हॉल में यही आवाज गूंजती है लॉन्ग लिव वाइस प्रिंस। जिसके बाद महाराज कहते हैं वैसे नोआ नाइट सिलेक्शन एग्जाम जल्दी होने वाला है, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस तरह से अपनी जजमेंट दोगे। नोआ बताता है कि उसके पास एक प्लान है और इसके बाद अगले सीन में नोआ इस प्लान के बारे में महाराज को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जजमेंट देगा। नोआ एक बंदे को खुद पर हमला करने को कहता है। नोआ उसके हमले को एक शील्ड बनाकर रोक लेता है और इसी तरह वो बाकी लोगों के हमले को भी रोक लेता है। और इसके बाद नोआ कहता है मैं इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट से मुझ पर हमला करने को कहूंगा और मैं इस बेस पर उन्हें जज करूंगा कि उनका अटैक मेरे कितने करीब पहुंच पाता है। महाराज कहते हैं तरीका तो काफी अच्छा है पर इसमें काफी रिस्क है, अगर किसी हमले ने तुम्हारी डिफेंस को तोड़ दिया तो तुम घायल हो सकते हो। पर नोआ बताता है कि वो इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। और ये सुन महाराज कहते हैं यकीनन तुम बहुत होशियार हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो। नोआ बस महाराज को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और यहाँ हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नोजेल को महाराज से कहते हुए देखते हैं कि महाराज मुझे लगता है कि आप राजकुमार नोआ को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। महाराज कहते हैं मैं चाहता तो हूँ
पर मैं चाहकर भी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि लॉ ये नहीं कहता। लेकिन उसमें सच में कमाल की काबिलियत है। साथ ही उसकी वो तलवार, बहुत खौफनाक ताकत है उसमें। लेकिन पुरानी दंत कथाओं के अनुसार लेवियाथन पर एक सील लगी हुई है, जिसे कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। पर मुझे लगता है कि नोआ खास है, वो उस तलवार को संभाल सकता है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम इस एम्पायर का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट है। और जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि इस एम्पायर का नाम मीरस एम्पायर है। लेकिन मीरस एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉरियर, यानी कि मीरस एम्पायर वॉरियर्स का एम्पायर है। और इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज हमारा नोआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी काबिलियत दिखाते हुए नोआ पर हमला करता है, पर नोआ अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है, जिससे उस आदमी की तलवार ही टूट जाती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि खुद महाराज इस साल होने वाले नाइट सिलेक्शन एग्जाम को देख रहे हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि नोआ किस तरह के वॉरियर्स को चुनता है। अब इसके बाद एक पार्टिसिपेंट अपनी भयानक आग की ताकत दिखाता है, पर इससे भी नोआ को कुछ नहीं होता और इसी तरह ये पार्टिसिपेंट भी आउट हो जाता है। अब इसी तरह शाम हो चुकी है। आज के दिन की आखिरी पार्टिसिपेंट एक लड़की आती है और दोस्तों ये लड़की अपनी तलवार से नोआ की शील्ड को तोड़ देती है। लेकिन इसके बाद इस लड़की को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इसने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मतलब उसे चोट लगते लगते बची है। लेकिन तभी नोआ गार्ड्स को रोककर ये अनाउंस करता है कि ये लड़की इस एग्जाम में पास हो चुकी है। और ये बात जान इस लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वैसे इस लड़की का नाम शार्लीन है। अब अगले सीन में हम नोआ को शार्लीन से बात करते हुए देखते हैं। नोआ शार्लीन की काबिलियत की तारीफ करता है और फिर से शार्लीन को उस पर हमला करने को कहता है। शार्लीन नोआ के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए फिर से नोआ पर हमला करती है, लेकिन इस बार नोआ की शील्ड को शार्लीन नहीं तोड़ पाती। नोआ कहता है, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे हमले को रोकना चाहता तो बड़ी आसानी से रोक लेता, पर मैं तुम्हारी काबिलियत को परखना चाहता था और मैं ये देखकर भी काफी खुश हुआ कि तुम बिल्कुल एक सच्ची नाइट की तरह हो। तुम बिना किसी सवाल जवाब के अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो करती हो। ये बात सुन शार्लीन कहती है, आप तो सच में कमाल के हैं राजकुमार। मैं शार्लीन ग्रांट्स ये कसम खाती हूँ कि आज से मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूंगी। दोस्तों यहाँ पर नोआ के स्टेट्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। तभी जोई यहाँ एम्पायर के बेस्ट डॉक्टर को लेकर आती है, मिस्टर क्रो, और इसके बाद डॉक्टर नोआ का इलाज करते हैं। दोस्तों शार्लीन के हमले की वजह से नोआ को काफी गहरी चोट आई थी और इसके बाद जैसे ही शार्लीन नोआ को बताती है कि उसके गांव में कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं है, नोआ पूछता है तो चोट लग जाने पर या बीमार हो जाने पर तुम लोग अपना इलाज कैसे करते हो। शार्लीन बताती है कि इनके गांव के एल्डर्स भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब ये बात सुन नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है कि वो अपने गांव से सबसे ज्यादा समझदार लोगों को नोआ के पास लेकर आए और मिस्टर क्रो आप उनमें से कुछ लोगों को अपना चेला बना लीजिएगा ताकि वो लोग भी इलाज करना सीख पाए। नोआ की दरिया दिली देख शार्लीन इमोशनल हो जाती है और झुककर नोआ को शुक्रिया कहती है। अब अगले दिन सुबह उठने के बाद शार्लीन अपना आर्मर पहनती है। अब इसके बाद शार्लीन की मुलाकात सबसे पहले जोई से होती है। ये दोनों एक दूसरे को हाई हेलो करती हैं, लेकिन इसके बाद ये दोनों कुछ मेट्स को ये बात करते हुए देखती हैं कि आखिर वो खुशनसीब लड़की कौन होगी जो हमारे मास्टर से शादी करेगी। दोस्तों बाकी के जितने भी राजकुमार थे उनकी शादियां 14 या 15 साल की उम्र तक हो चुकी थी, लेकिन अभी नोआ बस 6 साल का है। जिसके बाद ये मेट्स अपने मास्टर नोआ की और भी ज्यादा तारीफ करती हैं कि उनसे ज्यादा दयालु राजकुमार उन्होंने आज तक नहीं देखा। वैसे जोई तुम भी तो मास्टर को पसंद करती हो, मास्टर के लिए तुमने हाल ही में मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया है। ये बात सुन जोई शर्माते हुए कहती है, मैं तो बस मास्टर के काम आना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइट सिलेक्शन एग्जाम खत्म हो चुका है और कुछ बहुत ही होनहार वॉरियर्स को नोआ के यूनिक मेथड द्वारा चुना भी जा चुका है। अब इसके बाद नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है कि वो इन महाशय जो बाकी के वॉरियर्स की रिपोर्ट लेकर आए हैं उन्हें बाहर तक छोड़ने जाए। अब बाहर शार्लीन इन महाशय के सामने झुककर कहती है, खुद से यहाँ आकर इस रिपोर्ट को देने के लिए आपका शुक्रिया। ये देख महाशय कहते हैं, इस तरह से झुकने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही नाइट्स हैं। और जाते हुए महाशय शार्लीन को एक एडवाइस भी देकर जाते हैं कि जब तक वो राजकुमार के साथ है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि एक पार्टी हो रही है। इस पार्टी में गाना गाने के लिए एलिस आई है और यहाँ पर हम बायरॉन और उसकी मुंह बोली बेटी सिंडी को देखते हैं और ये दोनों नोआ को कांग्रेचुलेट करते हैं नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। नोआ कहता है, अब तुम दोनों को इस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि इस पार्टी में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जो कि 13 प्रिंस के हाउस के साथ काफी गहरे ताल्लुकात रखते हैं।
बायरन कहता है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं जरूर इनसे दोस्ती करूंगा। वही एलिस की परफॉर्मेंस के खत्म होते ही सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, पर तभी नोआ के पास जोई आती है जो उसके लिए एक लेटर लेकर आई है। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जो शख्स इस लेटर को लेकर आया था वो इसे डिलीवर करते ही भाग गया। अब लेटर पढ़कर नोआ को पता चलता है कि अल्मेरिया में बगावत करने वाले लोग अभी भी बाकी हैं और वो शायद कोई नई चाल चल रहे हैं। नोआ यहाँ समझ जाता है कि ये लेटर उस तक पहुँचाने वाला शख्स वही नाइट है जो उस तक पहले भी जरूरी जानकारी लेकर आया था। और दोस्तों अब ये नाइट खुद से ही इस मामले की अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर नोआ जानता है कि ये उसके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। मेरे बड़े भाई हेनरी अभी भी उस एरिया के आसपास हैं, मुझे उन्हें एक लेटर लिखना चाहिए। पर इसके बाद अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि वो सोल्जर पकड़ा गया था और विलन्स ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। राजकुमार हेनरी ने उसे बचा तो लिया, पर उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। नोआ इन सब का दोष खुद को ठहराता है और जोई को आदेश देता है कि वो अल्मेरिया तक एक मैसेज पहुंचाए कि चाहे कुछ हो जाए उस सोल्जर की जान बचनी चाहिए। दोस्तों नोआ किसी भी कीमत पर उस वफादार सोल्जर की जान बचाना चाहता था। अब अगले दिन नोआ और शार्लीन मार्केट में आते हैं। नोआ यहाँ पर अपने भाई हेनरी के लिए कोई गिफ्ट खरीदने आया है क्योंकि उसके भाई ने उसकी काफी मदद की है। अब इसके बाद नोआ एक शॉप पर आता है। दुकानदार उसे बहुत सारी चीजें दिखाता है, पर नोआ की नजर एक अलग ही चीज पर जाती है। इसके बाद नोआ देखता है ये ग्लास से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर मूर्ति होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती स्टैचू है जो एक लेजेंडरी आर्टिशियन लिंसे ने बनाई थी और ऐसी बस 2 और मूर्तियां इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। नोआ इस अद्भुत कला को खरीद लेता है। तभी यहाँ 8th प्रिंस ऑस्कर अरारत आ जाते हैं, जिन्हें ये पता चलते ही कि नोआ यहाँ आया है वो उससे मिलने आ गए। लेकिन उस गॉडेस के स्टैचू को देखते ही उनकी नजरें उस पर थम सी जाती हैं। और दोस्तों क्योंकि ऐसी मूर्तियां बस इस पूरी दुनिया में 2 ही हैं, तो एक मूर्ति ये है और एक मूर्ति पहले से ऑस्कर के पास है। पर ये जानते ही नोआ उस मूर्ति को गिराकर तोड़ देता है और इसके बाद वो कहता है कि चारों ओर यह अफवाह फैला दो कि गॉडेस का दूसरा स्टैचू तो मिला पर वो टूटा हुआ था। और नोआ के ऐसा करने की वजह से ऑस्कर के पास जो गॉडेस का स्टैचू है उसकी कीमत स्काई रॉकेट होने वाली है। ऑस्कर कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा होशियार हो मेरे भाई। ऑस्कर के जाने के बाद नोआ अब दूसरे तोहफे देखने लगता है। अब अगले सीन में जाते हुए शार्लीन कहती है, जब से मैं आपके पास आई हूँ आप मुझे बस चौंका रहे हैं। आपने आज इतने कीमती खजाने को ऐसे ही तोड़ दिया। नोआ कहता है, वो तो बस एक बेजान सा शीशा था, मेरी नजरों में उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी। मेरे लिए ज्यादा मायने वफादार लोग रखते हैं, क्योंकि असल मायनों में असली खजाना अच्छे लोग होते हैं और मेरे कीमती खजानों में तुम भी शामिल हो शार्लीन। ये बात सुन शार्लीन बहुत खुश होती है और कहती है, आप सच में कमाल के हैं राजकुमार, कसम से मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी। और फिर दोस्तों कहानी यहाँ से सीधा 6 साल का गैप मारती है। हम देखते हैं कि अब नोआ 12 साल का हो चुका है, पहले से ज्यादा होशियार, समझदार, चालाक और ज्यादा ताकतवर। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह नाश्ते के दौरान नोआ के महल में एक लाइन लगी हुई थी। दोस्तों आज से 3 दिन पहले नोआ का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन का तोहफा देने के लिए इतने सारे लोग आए कि आज 3 दिन बाद भी लोगों की ये लाइन लगी हुई है। पर क्या है कि नोआ ऐसे ही किसी भी तोहफे को नहीं ले सकता। नोआ सारी जानकारी की मांग करता है कि ये तोहफा क्या है और तोहफे को भेजने वाला कौन है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि नोआ ने पूरी तरह से लेवियाथन स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया है। और दोस्तों नोआ की काबिलियत इतनी ज्यादा बेहतर है कि उसे इंपीरियल ऑर्डर के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में इंचार्ज बना दिया गया है। और दोस्तों मिलिट्री अफेयर्स का मिनिस्टर 4th प्रिंस हेनरी है और हेनरी यहाँ नोआ को बुलाता है उससे कुछ सलाह मशवरा करने के लिए। इन्हें एक इंपीरियल कमांड मिला है जिसमें इनसे कहा गया है कि साउदर्न बॉर्डर के पास एक रेवेलियन लोगों की टुकड़ी है और इन्हें उन लोगों को रोकना होगा। और दोस्तों इन महाशय का नाम है वेरिस केकी, जो कि हेनरी के डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और इन्हीं की लीडरशिप में ये दुश्मन से लड़ने के लिए जाएंगे। अब नोआ यहाँ इनसे एक सवाल पूछता है कि आप कितने सोल्जर्स की सेना को लीड करने वाले हैं। अब इस सवाल का जवाब रेज नहीं दे पाता। हेनरी पूछता है कि तुम क्या छुपा रहे हो रेज, और अगले ही पल में रेज झुककर हेनरी से माफी मांगता है। अब देखो बात ये है कि इंपीरियल फोर्स में जितने भी सैनिकों को भर्ती किया जाता है उनको उनकी मंथली पगार मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से मिलती है। तो कई बार जो जनरल्स हैं वो ऐसा करते हैं कि वो आलतू फालतू लोगों के भी सोल्जर लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं ताकि उन जनरल्स को उन सभी सोल्जर्स के लिए ज्यादा फंडिंग आए, ताकि उस एक्स्ट्रा पैसे को वो अपने पास रख सके। और यही काम रेज महाशय कर रहे थे। लेकिन इसके लिए नोआ
रेस को कोई भी सजा नहीं देता, क्योंकि एक तरीके से ये अच्छा ही है। अगर दुश्मन को ये लगेगा कि उसके दुश्मन के पास ज्यादा सैनिक हैं, तो इससे उनकी हिम्मत टूट जाती है। जिसके बाद नोआ कहता है, आपने जितने भी एक्स्ट्रा सोल्जर्स लिस्ट में ऐड किए हैं, अब आप उतने सोल्जर्स का जल्द से जल्द इंतजाम करें। और इसके बाद नोआ रेस को एक लेटर लिख कर देता है कि वो इस लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तक पहुंचा दे, ताकि वो लोग इन्हें और भी ज्यादा फंडिंग देंगे, जिससे इनके पास जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स आएंगे ये उनका भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अब इसके बाद हम हेनरी और नोआ को घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं, और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि 12 साल का होने के बावजूद भी नोआ का लेवल 1 है, और ऐसा है इंपीरियल फैमिली के एक रूल की वजह से। दोस्तों, इंपीरियल प्रिंस के पैदा होते ही कई सारे दुश्मन उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, और क्योंकि एक इंपीरियल प्रिंस की जान बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, इसीलिए एक एडल्ट होने तक उन्हें वॉर में जाने की इजाजत नहीं मिलती। अब ऐसे ही ये लोग जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक इनकी घोड़ा गाड़ी के सामने कोई लड़की आ जाती है और वो इनसे मदद मांगती है। उसके पीछे भागते हुए कुछ और लड़कियां आती हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आकर इन छोटी बच्चियों को पकड़ लेते हैं, और यहाँ इन बच्चियों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इसीलिए अब खुद नोआ इन्हें रोकने के लिए बाहर आता है, और वो उनसे कहता है, तो तुम लोग गुलामों को बेचने का काम करते हो, वैसे क्या तुम्हारे पास इसकी इजाजत है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग नोआ पर ही हमला बोल देते हैं, लेकिन नोआ अपनी स्वॉर्ड से उन तीनों को ही बड़ी आसानी से हरा देता है, जो देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद वो इन लड़कियों से पूछता है, तुम सभी ठीक तो हो ना? पर तभी हम देखते हैं कि ये लड़की रोने लगती है। लेकिन इसके बाद यहाँ एक अजीब सा बुढ़ा आता है। नमस्कार वाइस प्रिंस, मैं हूँ वो शख्स जो इन लड़कियों को बेचकर अपना पेट पालता है। वैसे मैं फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता हूँ। दोस्तों, नोआ समझ जाता है कि ये आदमी फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का नाम लेकर उसे डरा रहा है, ताकि वो इसके रास्ते में ना आए। इसीलिए नोआ अब अपनी तलवार की ताकत से इस बुढ़े को बेहोश कर देता है और कहता है, इस बुढ़े की गुस्ताखी तो देखो। इसका कहना है कि ये फर्स्ट प्रिंस को सर्व करता है। और इसके बाद नोआ आदेश देता है कि इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और फर्स्ट प्रिंस के स्टेट में जाकर इन्हें सजा दी जाए, और ये बच्चे कुछ वक्त के लिए ये मेरे मेंशन में आ सकते हैं। अब यहाँ जितने बेहतर तरीके से नोआ ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, हेनरी उसकी तारीफ करता है। अब अगले सीन में डिनर के दौरान नोआ को एक मैसेज मिलता है प्रिंस गिलबर्ट की ओर से। नोआ को थैंक यू कहते हुए गिलबर्ट कहते हैं, मैंने खुद उन लोगों को इंटेरोगेट किया। वो मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कोर्ट में भेजने से पहले ही उन सभी ने अपनी जान ले ली। जिसके बाद हेनरी कहते हैं, ये सब गिलबर्ट का किया धरा है। वो ऐसे काफी काम कर रहा है, जैसे दुकानें खरीदना, जमीनें खरीदना और भी कुछ ऐसे ही काम। पर नोआ कहता है कि हम इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भले ही गिलबर्ट फर्स्ट प्रिंस हो, लेकिन वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, और इसीलिए राजगद्दी उसकी नहीं हो सकती, और इसीलिए अब बस वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। हेनरी एक बार फिर से नोआ की समझदारी देख दंग रह जाता है। अब इसके बाद नोआ उन बच्चों से मिलता है और उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को कहीं नहीं बेचा जाएगा, तुम लोग अब आजाद हो। पर ये बच्चे बताते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये जा सके। इन सभी को इनके घर वालों ने किसी न किसी वजह से बेच दिया। ये जान नोआ कहता है, डायलन, आज से सब मेरे अंडर काम करेंगे। इन सभी के लिए अच्छी जॉब्स और रहने का इंतजाम कर दो। और इसके बाद नोआ उनसे कहता है, तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और जब मर्जी हो यहाँ से जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, मुझे कभी भी धोखा मत देना। इसके बाद डायलन बच्चों को यहाँ से ले जाता है। अब अगले दिन नोआ एवेलिन को बुलाकर उसे एक डॉक्यूमेंट देता है, ये कहते हुए, मैं चाहता हूँ कि तुम एल्मेरिया में एक छोटे से रीजन में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, यानी कि एवेलिन एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएगी। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि महाराज ने नोआ को जो जागीर दी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। नोआ चाहकर भी अकेला हर एक टाउन, हर एक गांव, हर एक इलाके पर नजर नहीं रख सकता, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चुनता है, ऐसे लोग जिन्हें वो किसी भी एक इलाके का शासक बना देता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रमोशन के बाद भी एवेलिन कहती है कि वो यहीं रहकर नोआ के लिए काम करना चाहती है। नोआ कहता है, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो एवेलिन, तुम यहाँ रहकर मेरी उतनी मदद नहीं कर पाओगी जितनी वहाँ जाकर जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। एवेलिन नोआ की बात समझ जाती है और ये मेंशन छोड़कर चली जाती है। फिर नोआ के जाने के बाद शार्लीन कहती है कि सच में ये कमाल के हैं। अब अगले सीन में हम नोआ को महाराज के सामने कोर्ट रूम में देखते हैं। और दोस्तों, महाराज को गिलबर्ट ने ये बताया है कि उन चालाक बेईमान लोगों को पकड़ के नोआ ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ऐसा करके गिलबर्ट खुद को बड़ा साफ सुथरा दिखाना चाहता है। अब इसके बाद महाराज पूछते हैं, मैंने सुना कि उन क्रिमिनल्स ने तुम पर हमला करने की कोशिश की, तुम ठीक तो हो ना?
नोआ बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद महाराज कहते हैं, अगर मैं अंडर कवर होकर किसी इलाके का जायजा करने जाता और कोई अगर मुझ पर अचानक से हमला कर देता तो शायद मैं उसके हमले को नहीं रोक पाता और मेरी असली आइडेंटिटी सभी लोगों के सामने आ जाती। फिर उन लोगों को एक बहुत ही कड़ी सजा मिलती है ना, क्योंकि उन्होंने इंपीरियल फैमिली पर हमला किया होता। सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल महाराज, उन लोगों को मौत की सजा मिलती। पर नोआ कहता है नहीं, क्योंकि महाराज अंडर कवर थे, यानी कि वो उस टाइम पर बस एक मामूली इंसान थे और उस टाइम पर उस शख्स ने एक मामूली इंसान पर हमला किया था, जिसकी उसे वही सजा मिलती जो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ झगड़ने पर मिलती है, ना कि मौत की सजा। लेकिन उसके ये कहते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा फैल जाता है। नोआ सोचता है कि कहीं उसने ये कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी, और अगले ही पल में महाराज हंसते हुए कहते हैं, मैं शर्त जीत गया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने वाइस प्रिंस को कम आंका। दोस्तों, इन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी कि क्या नोआ महाराज के सामने भी सही से इंपीरियल रोल्स को डिस्क्राइब कर पाएगा, पर नोआ को समझ नहीं आता कि महाराज ने ऐसा किया क्यों। जिसके बाद महाराज कहते हैं, मैं नोआ अरारत को हमारा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट करता हूँ। यानी कि दोस्तों, फोर्थ प्रिंस हेनरी के बाद नोआ एक मिनिस्टर प्रिंस बना है, जिसके बाद पूरे कोर्ट रूम में नोआ का नाम गूंजने लगता है। अब इसके बाद नोआ एलिस की परफॉर्मेंस में आता है, पर यहाँ बैठकर वो सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर महाराज के इस डिसीजन के पीछे मोटिव क्या है। पर इसके बाद नोआ इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और एलिस के गाने को एंजॉय करने लगता है। और इसके बाद हमें कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं कि सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा है। अब अगले सीन में हम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और महाराज को देखते हैं। यहाँ महाराज कहते हैं, शायद वो रिपोर्ट बिल्कुल सच है, इस मैटर को तुम संभालो, क्योंकि अब शायद वक्त आ चुका है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स में आता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है वाइस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस से। इन महाशय का नाम वीनी है। नोआ वीनी से अपनी ड्यूटीज के बारे में पूछता है। वीनी बताता है कि नोआ के यहाँ 2 मुख्य काम हैं। पहला, एम्पायर के सभी कोर्ट हाउसेस के साथ कोऑर्डिनेशन करना, साथ ही जो लोग गद्दारी कर देते हैं मिनिस्ट्री खुद उनसे इंटेरोगेशन करती है। यानी कि हम मिनिस्ट्री को एक कॉमन कोर्ट हाउस मान सकते हैं, जहाँ पर लोगों के गुनाहों की उन्हें सजा सुनाई जाती है। ये जान नोआ कहता है, इसका मतलब यहाँ रिश्वत भी दी जाती होगी। तुम कितनी रिश्वत लेते हो? विनी घबरा कर कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नोआ कहता है, मैं यहाँ तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं बस सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब इसके बाद बीवी कहता है, मैं ज्यादा रिश्वत नहीं लेता, साल भर के बस कुछ 100 रेन, लेकिन जो लोग मेरे नीचे काम करते हैं वो मुझसे 10 गुना ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो हर एक केस पर रिश्वत लेते हैं। लेकिन मेरे कुछ उसूल हैं, मैं मर्डर केसेस पर रिश्वत नहीं लेता। अब इसके बाद नोआ विनी को एक नोट देकर कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सालाना करीब 500 रेन के करीब रिश्वत लेते होगे, लेकिन मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे देता हूँ। अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कोई भी रिश्वत नहीं लोगे। जिसके बाद बीवी कहता है, अब मैं समझा कि आखिर क्यों महाराज ने इतनी छोटी उम्र में भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के लिए चुना। मैं आपसे ये एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, साथ ही आपसे मैं रिश्वत भी नहीं लूंगा, मैं बस अब आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अब अगले सीन में रात के वक्त हम नोआ को प्रिंस ऑस्कर के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और यहाँ पर ऑस्कर ने नोआ के लिए एक काफी बड़ी सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, क्योंकि अब नोआ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बन चुका है। पर हम देखते हैं कि यहाँ नोआ सोच रहा था कि आखिर महाराज ने उसे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस क्यों बनाया, क्योंकि अगर बात करें हेनरी की तो उसमें कमाल की लीडरशिप पावर है जो युद्ध भूमि में काफी कमाल दिखाता है, पर नोआ के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी के चलते वो अपने भाई ऑस्कर से इस बारे में बात करता है और जैसे ही ऑस्कर को एक पैटर्न समझ आता है वो हैरान हो जाता है और कहता है, महाराज तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। तभी एक बटलर आकर ऑस्कर को एक मैसेज देता है और अब ऑस्कर नोआ को बताता है, महाराज कल मुझे असेंबली में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस घोषित करने वाले हैं, शायद वो ऐसा हम सबके लिए कर रहे हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये दोनों भाई अपने सेलिब्रेशन को जारी रखते हैं, लेकिन तभी हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स कई सारे लोगों को घेर लेते हैं। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लोग कोई प्लान बना रहे थे जिससे महाराज बीमार होकर टपक जाएंगे और उसके बाद नया राजा क्राउन प्रिंस बनेगा, और इसी की जानकारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर महाराज को देते हैं। अब महाराज ये समझ जाते हैं कि इसके पीछे एल्बर्ट का हाथ है, वो जल्द से जल्द राजगद्दी को पाना चाहता है, लेकिन इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। और इसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं। महाराज कहते हैं, यकीन मानो तुम, नोआ बहुत ही ज्यादा समझदार है राजगद्दी के लिए, ना गिलबर्ट सही है और ना ही एल्बर्ट। मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ कि आखिर कौन राजगद्दी के लायक है, हेनरी, ऑस्कर या नोआ। और यही तय करने के लिए मैं उन्हें एक ट्रायल दूंगा, जो उस ट्रायल को जीतेगा
वही अगला राजा बनेगा। अब अगले दिन उस षड्यंत्र के बारे में नोआ को पता चलता है जो महाराज के खिलाफ रचा जा रहा था। वो तुरंत समझ जाता है कि इन सब के पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो क्राउन प्रिंस के ही लोग हैं। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जब भी इंपीरियल फैमिली का कोई मेंबर किसी क्राइम को कमिट करता है तो इसके लिए उसे कोई भी बड़ी सजा नहीं मिलती, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, विद्रोह। अगर इंपीरियल फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी तरह से विद्रोह करता है तब उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। लेकिन अगर एल्बर्ट रास्ते से हट जाए तो सबसे ज्यादा फायदा थर्ड प्रिंस कीरो को होगा, उसे ही अगला राजा चुना जाएगा। अब इसके बाद नोआ उन सभी लोगों को सजा देता है जो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। अब इसी बारे में नोआ जाकर महाराज को बताता है। वो महाराज को बताता है उन गद्दार लोगों के लीडर को बीच में से काट दिया जाएगा और बाकी लोगों का सर कलम किया जाएगा और इन लोगों को सजा सुनाने के अगले दिन ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और ऐसा नोआ इसीलिए कर रहा है ताकि एल्बर्ट का नाम सामने ना आए, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज्यादा इंतजार किया गया तो बीच में ही कोई लफड़ा हो जाए। महाराज नोआ से खुश होते हैं और नोआ की एनुअल सैलरी में 1000 रैंड को ऐड कर देते हैं और नोआ से जाकर कहते हैं, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उन उम्मीदों पर खरे उतरोगे। दोस्तों, महाराज भी नहीं चाहते कि एल्बर्ट का नाम जनता के सामने आए, क्योंकि ये एम्पायर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब नोआ वापस हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तब यहाँ उसे काफी सारे सोल्जर्स जख्मी दिखते हैं। एक सोल्जर उसे बताता है कि घुसपैठिए अभी भी अंदर हैं, लेकिन ये कहते ही उसकी भी मौत हो जाती है। नोआ शार्लीन को ऑर्डर देता है, हमारे सभी साथियों को इकट्ठा करो और मेरे अलावा कोई भी इस मेंशन के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ तक कि कोई दूसरा राजकुमार भी नहीं। इसके बाद नोआ तेजी से अंदर पहुंचता है। अंदर भी सभी लोग जख्मी पड़े हुए थे। आते ही नोआ देखता है कि यहाँ एक शख्स ने एक ऑफिसर के सीने में तलवार को आर पार कर दिया है। नोआ तुरंत आकर उस शख्स को हरा देता है और उस शख्स के जहर खाने से पहले ही वो उसका मुंह भी बंद कर देता है। तभी यहाँ उस शख्स के और साथी आ जाते हैं और एक साथ नोआ पर हमला बोल देते हैं, पर नोआ उन सभी को हरा देता है। थोड़ी ही देर में वह वीनी भी आ पहुंचता है और वो नोआ को बताता है कि जितने भी षड्यंत्रकारी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, इन घुसपैठियों ने उन सभी को मार दिया। नोआ समझ जाता है कि ये सब एल्बर्ट के लोग हैं और इसके बाद नोआ अपनी ही तलवार से खुद को जख्मी कर लेता है और कहता है, सबको यही पता चलना चाहिए कि मेरे साथ ये इन लोगों ने किया है और एक क्राउन प्रिंस पर हमला करने की सजा मौत होती है, तो जल्द से जल्द इन सभी को मार दिया जाए। अब इसके बाद नोआ का इलाज होता है और थोड़ी ही देर में वीनी आकर बताता है कि उन चारों घुसपैठियों को खत्म कर दिया गया है और नोआ ने यह सब इसीलिए किया है ताकि एम्पायर में उथल फुथल न मचे। अब अगले दिन महाराज नोआ को मिलने के लिए बुलाते हैं। सब कुछ जानने के बाद महाराज पूछते हैं कि क्या सच में उन लोगों ने ही तुम्हें जख्मी किया है? क्या सच में वो इतने काबिल थे? नोआ बताता है, नहीं, वो इतने भी ताकतवर नहीं थे, पर मैं उस वक्त जरा परेशान था, इसीलिए सही फैसले नहीं ले पाया। महाराज कहते हैं, सच में मुझे तुम पर गर्व है, काश मेरी बाकी की औलादें भी तुम्हारी तरह होती। अब इसके बाद महाराज नोआ को अपने साथ बालकनी में लाते हैं। महाराज कहते हैं, क्या तुम जानते हो नोआ, कई बार लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां देने के बाद वो लोग उन जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतर पाते। नोआ मन में कहता है, जब से महाराज ने राजगद्दी को संभाला है इस पूरे एम्पायर में सुख और चैन बना हुआ है, लेकिन अगर उस विद्रोह के बारे में सभी को पता चल जाता तो चारों ओर महाराज की थू-थू होती कि महाराज तो अपने बच्चों तक को नहीं संभाल पाए तो इस पूरे एम्पायर को वो क्या ही संभाल पाएंगे। और इसी वजह से महाराज ने क्राउन प्रिंस के इस मुद्दे को दबा दिया है ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा पाए। अब इसके बाद नोआ कहता है, महाराज मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। आपने मुझे, हेनरी और ऑस्कर को मिनिस्टर प्रिंसेस बनाया है, जो कि अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसे गलत तरीके से ले सकते हैं। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप हम सबको कोऑर्डिनेट में रखने के लिए किसी एक पर्सन को अपॉइंट करें, कोई ऐसा जो हम तीनों से ऊपर हो, कोई ऐसा प्रिंस जिसे प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का दर्जा मिले। और मुझे लगता है कि आपको इस रोल के लिए क्राउन प्रिंस को चुनना चाहिए। पर महाराज इसके लिए साफ तौर पर मना करते हुए कहते हैं, तुम शायद काफी थक गए हो, जाओ जाकर आराम करो। पर नोआ कहता है कि पिछले 30 सालों से मेरे सबसे बड़े भाई क्राउन प्रिंस बने हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आखिर क्यों वो इतने इम्पेशेंट हो गए हैं। महाराज कहते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बनने के बाद उसने अपने चालें चली तो, और कोई जरूरी मुद्दा मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया तो? नोआ कहता है, तो इसके लिए बस आपको एक नया रूल बनाना है कि हम सभी प्रिंस मिनिस्टर्स आपके साथ डायरेक्टली किसी भी रिपोर्ट पर बात कर पाए। अब दोस्तों, ऐसा होने से क्राउन प्रिंस को प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का टाइटल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होगी। और महाराज को ये काफी अच्छा लगता है
वो इसके लिए राजी हो जाते हैं और इसके बाद नोआ के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, सच में ये बहुत ही शर्म की बात है कि तुम पहले पैदा नहीं हुए। कैसा रहेगा कि मैं इतने अच्छे प्रपोजल के लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड दूं, लेकिन पैसा इस बार काम नहीं आएगा। अब इसके बाद महाराज नोआ को लेकर एक जगह पर आते हैं। इस जगह पर हमने महाराज को पहले भी कई बार देखा है। महाराज कहते हैं, यहाँ काफी सारे स्पेशल आइटम्स हैं, तुम अपने लिए कुछ भी चुन सकते हो। अब नोआ लेवियाथन के जरिए यहाँ सर्च करने लगता है एक अच्छे आइटम को, जिसके बाद नोआ एक आइटम के पास आता है और उस आइटम को खोलते ही उसमें से आग निकलती है जो नोआ को घेर लेती है और आग की लपटों में नोआ जलने लगता है। दोस्तों, ये आग की लपटें लेवियाथन की ही तरह एक अजीब सी मॉन्स्टर पावर की होती है। ये ताकत नोआ पर हमला करती है, पर नोआ लेवियाथन के जरिए इसे हरा देता है और उसके बाद ये ताकत भी नोआ की गुलाम हो जाती है। महाराज और क्रूस ये देख हैरान होते हैं कि नोआ ने इतनी आसानी से इस ताकत को अपना बना लिया। महाराज कहते हैं, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लूथियर को चुना, काबिले तारीफ। क्या तुम इसकी ताकत को आजमाना चाहोगे? और इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी जगह पर नोआ लूथियर की आग से खुद पर ही हमला करता है, लेकिन यहाँ लेवियाथन की ताकत उसे उस आग से बचाती है। दोस्तों, लेवियाथन लूथियर से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और यहाँ नोआ की ये काबिलियत देख महाराज भी दंग रह जाते हैं और फिर कहते हैं, आज से लूथियर की ताकत तुम्हारी हुई, इसका इस्तेमाल एम्पायर की भलाई के लिए करना। नोआ कहता है, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एम्पायर में हर एक बड़ी चीज का फैसला एम्परर ही लेते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स हो या डिप्लोमेटिक अफेयर्स या फिर इंपीरियल फैमिली के प्राइवेट इंटरनल अफेयर्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महाराज के छोटे भाई ग्रैमी अरारत ने महाराज को एक पर्सनल लेटर भेजा है। हमें पता चलता है कि ग्रैमी का बेटा अपने डोमेन जहाँ पर वो शासन करता है वहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म उठा रहा है, यहाँ तक कि नशे की हालत में बहसबाजी के दौरान उसने एक शख्स को भी मार दिया है और उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए उसके पिता ग्रैमी उसके गुनाह के बदले फाइन देना चाहते हैं और कंपेंसेशन के पैसे हैं 30,000 रैन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। नोआ कहता है, लेकिन गुनाह इनके बेटे ने किया है, ना कि इन्होंने। हम इनसे ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ये रकम काफी बड़ी है और तुम जानते हो पूरे राज्य में अमन चैन बनाए रखने के लिए पैसे कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। पर नोआ कहता है, लेकिन अगर हमने इस तरह से पैसे एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि पैसे देकर वो किसी भी गुनाह से बच सकते हैं। इससे एम्पायर में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भले ही एम्पायर को फंड्स की जरूरत हो, लेकिन इस तरह से फंड्स कलेक्ट करना सही नहीं रहेगा। महाराज नोआ की चालाक बुद्धि से इतने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि यहाँ वो नोआ को अपना प्रीमियर एडवाइजर बना लेते हैं और इसके बाद नोआ महाराज को एक प्रपोजल देता है कि कैसा रहेगा कि अगर लोग हमें पैसे दें, लेकिन किसी सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऑनर को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग भी एम्पायर को 1000 रैन डोनेट करेंगे उन्हें एक नाइट का ऑनर मिलेगा। जरा सोचिए, महाराज से इस सौभाग्य को पाने के लिए कितने सारे लोग इच्छुक होंगे। महाराज को नोआ का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और इसके बाद वो ऑस्कर को यहाँ आने का एक आदेश पहुंचवाते हैं। ये जानते ही नोआ महाराज से यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है, क्योंकि वो अपने भाई ऑस्कर के काम में दखलंदाजी नहीं देना चाहता था। फिर जैसे ही नोआ बाहर आता है, वो देखता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स वो गड्ढा देख रहे हैं जो तब हुआ था जब नोआ ने लेथीरियर की आग का सामना किया था। वैसे कई सारे लोग इस गड्ढे की वजह से गिरे भी हैं, इसीलिए नोआ जीजू नाम के शख्स को कुछ पैसे देता है उन लोगों की कंपेंसेशन के लिए जो इस गड्ढे से गिरे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जीजू 16th प्रिंस के लिए बीटल लेकर जा रहा है, क्योंकि उसे बीटल्स की फाइट देखना बहुत पसंद है। वैसे वो सिर्फ 3 साल का है। अब इसके बाद अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा नोआ इसी बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो लेवियाथन और लूथियर को सम्मन करता है और इन दोनों के ये मिनी वर्जन यहाँ आपस में फाइट करने लगते हैं। नोआ इनकी फाइट को देखकर चीजें सीख रहा था। लेवियाथन यहाँ लूथियर को हरा देता है। दोस्तों, यहाँ नोआ के साथ जीजी नाम की ये जो मेट थी, उसे ये फाइट देख बड़ा मजा आया। सो नोआ अब इन दोनों की फाइट फिर से कराने लगता है और तभी हम देखते हैं कि नोआ का लेवल 1 से 2 हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नोआ इसी तरह से इनकी फाइट करा रहा होता है और आज की लड़ाई में लूथियर लेवियाथन को हरा देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जोई ने भी इतने वक्त में कुछ मैजिकल टेक्निक सीख ली है और वो इनका इस्तेमाल नोआ पर करती है, जिससे नोआ का फिर से लेवल अप हो जाता है। और दोस्तों, नोआ का लेवल अप इतनी जल्दी इसीलिए हुआ क्योंकि उसके लूथियर और लेवियाथन आपस में लड़कर अपनी पावर बढ़ा रहे थे। नोआ यहाँ ये तो समझ चुका है कि अगर उसे जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना है तो उसे ऐसे ही और भी ज्यादा मैजिकल आइटम्स चाहिए होंगे। अब तभी वहाँ पर 4th प्रिंस हेनरी आ जाते हैं और यहाँ हेनरी एक चीज को सामने रखकर कहते हैं, मॉन्स्टर नेस्ट बड़ा हो चुका है, तुम्हारी पहली लड़ाई का वक्त आ चुका है।
और इस बॉक्स को खोलते ही ये नोआ को बताएगा कि नोआ को अपने इस फर्स्ट कैंपेन में कितने सोल्जर्स को लेकर जाना चाहिए। इसके बाद जब नोआ ऐसा करता है तो उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था सिर्फ एक, यानी कि इसके लिए नोआ अकेला ही काफी है। और यही देख हेनरी हैरान होकर कहता है, तुम सच में लाजवाब हो। अब रात के वक्त जब नोआ पढ़ रहा था तब उससे कोई मिलने के लिए आता है जो नोआ के लिए महाराज का संदेशा लेकर आया है। और ये होते हैं रेस महाशय, और नोआ इन्हें झुककर ग्रीट करता है क्योंकि दोस्तों कोई भी जो महाराज का संदेशा लेकर आता है उसे महाराज जितने ही सम्मान के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। दोस्तों महाराज ने आदेश दिया है कि नोआ का फर्स्ट कैंपेन कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन किया जाता है, और ये आदेश देने के बाद रेस नोआ के सामने झुक जाता है। अब इसके बाद नोआ पूछता है कि आखिर इसे पोस्टपोन क्यों किया गया। रेस बताता है ऐसा उस मैसेज की वजह से है जो उस मिस्ट्री बॉक्स ने नोआ को दिया था। महाराज चाहते हैं कि नोआ का ये फर्स्ट कैंपेन ग्रांड लेवल पर हो। अब अगले सीन में नोआ इस दुकानदार के पास आता है ये जानने के लिए कि क्या इसके पास कोई ऐसा मैजिक आइटम है जिसकी अपनी खुद की विल हो। वो बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, जिसके बाद नोआ उसे पैसे देकर कहता है अगर तुम्हें ऐसे किसी भी आइटम के बारे में पता चलता है तो मुझे कांटेक्ट करना, वैसे मैं तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड दूंगा। अब वहाँ से आने के बाद शार्लिन पूछती है कि आपने उसे इतने ज्यादा पैसे क्यों दिए, उसने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया था। अब इससे पहले कि नोआ कुछ कहता हम एक बंदे को देखते हैं जो दूसरे बंदे को पीट रहा था, और वो भी इस वजह से क्योंकि ये जिस आइटम को खरीदना चाहता था वो पहले ही कोई दूसरा कस्टमर रिजर्व कर चुका है। लेकिन तभी नोआ वहाँ आकर उसे रोकता है। वो शख्स नोआ को पहचान लेता है और उसे बताता है कि वो प्रिंस गिलबर्ट के हाउस होल्ड का एक मेंबर है, इसका नाम डालेम है। नोआ कहता है तुम जो यहाँ कर रहे हो वो गलत है। डालेम कहता है राजकुमार आप तो जानते ही होंगे कि जो लोग किसी भी हाउस होल्ड के मेंबर होते हैं उन पर सिर्फ एक ही गुना लागू होता है, वो है विद्रोह का। नोआ डालेम की बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो कहता है वो तो ठीक है पर तुम मेरे सामने खड़े होकर बात क्यों कर रहे हो। अब इससे पहले कि डालेम को समझ पाता शार्लिन डालेम को पकड़ लेती है। अब इसके बाद डालेम को रस्सी से बांध दिया जाता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग थे जो डालेम से नफरत करते थे। नोआ कहता है तुमने मेरे सामने खड़े होने की गुस्ताखी की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब इसके बाद उसकी इतनी कुटाई होती है कि वो मर जाता है, जिसके बाद नोआ कहता है रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही बनवाना जैसा मैंने बताया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ हाथों में हथकड़ी पहने गिलबर्ट के महल में आता है उससे माफी मांगने के लिए। नोआ को लेने के लिए गिलबर्ट का बटलर कोयल आता है। इसके बाद नोआ फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट से मिलता है। गिलबर्ट कहता है मेरे हाउस होल्ड के एक मामूली से आदमी ने एक राजकुमार के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी, लेकिन तुम्हें खुद को ज्यादा गलत समझने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बहुत टाइम पहले अपने हाउस होल्ड से निकाल दिया था क्योंकि वो गलत काम करता था, और तुम पर गुस्सा करने के बजाय मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल होने से मेरी रेपुटेशन को बचाया है। वैसे मैं तुम्हारी समझदारी की भी दाद देता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि आखिर क्यों महाराज ने तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस बनाया। अब इसके बाद यहाँ से जाते हुए नोआ कहता है मेरे भाई भले ही शांत नजर आ रहे थे पर वो काफी ज्यादा फ्यूरियस थे, लेकिन वो इस वक्त मुझसे नाराजगी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि इस वक्त महाराज मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। और क्योंकि नोआ ने एक गलती की थी, छोटे भाई होने के नाते उसने तुरंत गिलबर्ट से माफी मांगी, और बड़ा भाई होने के नाते ना चाहते हुए भी गिलबर्ट को उसे माफ करना ही था। अब इसके बाद नोआ के मेंशन में अगली सुबह नोआ से कोई मिलने के लिए आता है। डायलन बताता है कि वो शख्स मिनिस्ट्री ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड से आया है, और इसके बाद हम उस शख्स से मिलते हैं, इसका नाम डॉन ऑट्स है। ये नोआ से कहता है कल आपकी समझदारी देख मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। डॉन यहाँ नोआ को कन्विंस करता है। नोआ उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद डॉन वहाँ से चला जाता है। नोआ कहता है डायलन इस आदमी पर जरा नजर रखना।